कहानी के अगले भाग में हम देखते हैं। सहसा मुझे याद आया कि मुझे कपड़े बदलने हैं। भावुकता के लोक से यथार्थ की ओर लौटकर मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को उलट पलट कर देखा। नीले रंग की ही एक साड़ी निकाल कर पहने हुए कपड़े बदलने लगे। साड़ी उतारकर पलंग पर किसी वृक्ष से छूटी हुई लता की तरह देखने के बाद मैं सहम कर लज्जावश आसपास देखा। वहां कोई नहीं था। बालकनी के दरवाजे के बाहर फैली हुई जूही की लता का एक नन्हा अंकुर जैसे शरारत से अंदर की ओर झांक रहा था। मेरे ठीक सामने उड़सी हुई चादर वाले पलंग के उस पर नन्ही सी ड्रेसिंग टेबल का दर्पण मुझे घूर रहा था। संकोच की एक लहर मेरी शिराओं में दौड़ गई। अंदर की ओर दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा चुपचाप स्थिर प्रहरी जैसा निस्संग लग रहा था। दूसरी साड़ी की तरह मैंने सावधानी से खोली और उसका आंचल कंधे पर ले लिया। एक बार मन में आया कि दर्पण के सामने से हट जाऊं। दर्पण पराया ना होकर भी जैसे मेरे एकांत का साक्षी था। कंधे पर पड़े आंचल के नीचे जो कुछ अनावृत हुआ उसकी निग्ध धवलता में नन्हे नन्हे दो नील स्मृति चिन्ह किसी शरारत की तरह मुझे गुदगुदा गए। बाएं कंधे के नीचे बने हुए दो नील चिन्ह दो पल के लिए मैं आसक्त आंखों से देखती रह गई। तभी मैं चौंक कर लगभग चीख पड़ी। साड़ी का वह झीना आरक्षण कंधे पर से खिंचता हुआ दूर चला गया। दो बाहों ने मुझे घेर लिया। किसी गौरैया की तरह मैं तड़पी लेकिन बाहों से छूट नहीं पाई। वे बाहें शोभन की थी। उन्होंने मुझे खींचकर चूम लिया। मेरा चेहरा आरक्त हो आया। लालच भरे स्निग्ध आंखों से उन्होंने मुझे देखा। मैं संकोच से काँप भर ही सकी थी कि उन्होंने उरूजों की संधि के बीच एक चुंबन अंकित कर दिया। बाएं हाथ से मुझे संभाले हुए दाहिने हाथ की तर्जनी से उन नील चिन्ह को बड़े प्यार से छुआ और होते ही होते बोले, विहाय सा हार माराय निश्चया विलोल यष्टि प्रलुप्त चंदनम बभन्नम बालरुणा बभ्रुवल कलम पयोधस्ते विशीर्ण सहनब्धि। कालिदास की पार्वती ने कठोर वलकल से चिन्ह बना लिया था। तुमने यह चिन्ह कैसे बनाया कुंतल? शोभन ने कहा और मेरी ओर झुकाए। मेरे होठों में कंपन हुआ लेकिन लज्जा भरे शब्द कंठ से बाहर नहीं आए। शोभा ने मन स्वर में फिर कहा, ठहरो, नील चिन्ह केवल एक ही ओर अच्छे नहीं लगेंगे, इन्हें दूसरी ओर भी उभर आने दो। उनका चेहरा मेरे कंधे के करीब आया। उनके होठों का स्पर्श हुआ और फिर सहसा एक चित्कार मेरे होठों में बरबस ही फूट गया। शोभा ने दूसरे कंधे के नीचे भी वैसे ही चिन्ह अंकित कर दिए थे। मैं खड़ी नहीं रह पाई। उनकी बाहों में लता की तरह झूल गई। मुझे लगभग उठाकर उन्होंने सलवट भरे उस पलंग पर डाल दिया। कामनाओं के उस जंगल में पंछियों का एक जोड़ा भटक गया। निकटता के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं था। विवश ही दो शरीर आवेग के उस सरोवर में डूब डूब गए। हल्की सी हवा का एक झोंका बाहर बालकनी की ओर जैसे थपकी दे गया। चौंक कर शोभन अलग हुए। उन्होंने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। मेरी ओर देखकर वे फिर मुस्कुराए। जब मैं नीचे आई, लाज के हुए रक्त भाव बादल चेहरे पर घिरे हुए थे। प्रयत्न के बाद भी मैं सहज नहीं हो पाई। मीनल नीचे फूल बगिया में थी। उसके पास तक जाने के पास अपनी आप को लज्जा से समेटना पड़ा। निकट पहुंची तो पाया कि मीनल बेले और गुलाब की झाड़ियों के बीच उगे उस कांटेदार जंगली पौधे को घूर रही थी। अरे, यह ऐसे ही उगाया मीनल? जाने कितनी बार मैंने इसे उखाड़ कर फेंका लेकिन ये फिर वहीं उगाता है, मैंने कहा। मीनल हंसने लगी और मुझे लगा कि उसे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं हुई। शोभन तैयार होकर बाहर आ गए। उन्होंने आवाज दी, आओ मीनल, चले। बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी ना। शोभन मेरी ओर हल्के से मुस्कुरा कर चले गए। मीनल भी चली गई। मैं बेले और गुलाब के बीच उगे उस जंगली पौधे को घूरती खड़ी रह गई। हवा और धूप से बेखबर उलझी उन झाड़ियों के बीच उगा यह कांटेदार जंगली पौधा मेरे दिमाग से उतरता नहीं। कमरे में बेला, चमेली और जूही के फूलों की गंध भरती है तो साथ ही उंगली में जहां उस जंगली पौधे का कांटा चुभा था वहीं एक टीस पैदा होती। बेला और गुलाब की उलझी हुई शाखाओं के बीच यह गलत पौधा बार बार उग आता था। कितनी बार मैंने उसे उखाड़ कर फेंका था। मुझे ऐसा लगता कि जैसे वह पौधा धूर्त और जिद्दी हो गया था। शोभन से शिकायत करती तो वह मुस्कुरा उठते थे और मन में कभी कभी आशंका उठती है कि उस पौधे के उगने के जिम्मेदार शोभन है। शोभन शाम को बहुत देर से लौटे तो थके हुए भी थे।
पता चला कि सारे दिन व्यस्त रहे थे। उनका सिर कुछ भारी था। खाना खाने के बाद लेटे तो मैंने देखा उनकी मुस्कुराहट में क्लांति है। कितनी मेहनत करते हैं, मैंने मन में सोचा और धीरे धीरे उनका सिर हिलाने लगा। अचानक उन्होंने कहा, मीनल के भाई की शादी है लखनऊ में, उसने निमंत्रण दिया है, दोनों को बुलाया है। मैं सोचता हूँ तुम हो आओ। और तुम? कुंतल, मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक पत्रिका का विषयांक संपादित करना है, उसे छोड़ नहीं सकता। वहां जाऊंगा तो कई दिन बर्बाद हो जाएंगे। तुम चली जाओ, ऐसी क्या बात है? नहीं, यह नहीं हो सकता शोभन, मैं अकेले नहीं जा सकती। किंतु दूसरे दिन मीनल स्वयं आ धमकी। मैंने जब उससे कहा कि शोभन नहीं जाएंगे इसलिए मैं भी नहीं जा सकती, तो वह उदास हो गई। भागती हुई शोभन के पास पहुंची। अंततः शोभन और मीनल दोनों जीते। मीनल के निमंत्रण पर केवल मुझे ही जाना होगा, शोभन ने निर्णय किया। शोभन का निर्णय था, उसे टाला नहीं जा सकता था, या यह कहूं कि टालने का साहस न बटोर सकी। बेमन दो चार कपड़े एक छोटी सी अटैची में रखे। तैयारी में मन नहीं लगा। कभी घर इनको अकेले छोड़ा नहीं था। मन थोड़ा छोटा होने लगा। हार कर दोबारा शोभन के पास गई। मैं तुम्हारे भी कपड़े रख रही हूँ, एक दो दिन के लिए चलना क्या मुश्किल है, थोड़ा चेंज हो जाएगा, तुम ओ आओ, बात मानो। उन्होंने थोड़ा दृढ़ होकर कहा। इस दृढ़ता का ठीक ठीक समझ में नहीं आया। मन उदास हो गया। भारी मन से मैंने कहा, फिर रहने दो शोभन, मैं भी नहीं जाती। उनका निर्णय नहीं टला, मेरा टल गया। रात को लखनऊ जाने वाली गाड़ी पर बैठने के बाद प्लेटफॉर्म की भीड़ में दूर होते जाते शोभन के हिलते हुए रुमाल को मैंने देखा तो जाने कैसा कैसा लगने लगा उड़कर उस रुमाल को छू लूं। लेकिन ट्रेन हिलते हुए रुमाल वाले उस जाने पहचाने प्लेटफॉर्म से बाहर लाल पीली हरी बत्तियों से भरे अंधेरे में निकल आई। बहुत देर तक शहर की दूर होती जाती बत्तियां और वे लाल पीली हरी रोशनी के डब्बे धूमिल पड़ते देखती रही। एक बार ऐसा भी लगा जैसे अंधेरे के दूर होते हुए ज्योति बिंदियों से कोई अर्थ, कोई संकेत भी है, लेकिन वह संकेत पढ़ा नहीं जा सका। शहर से बाहर अनजाने अंधेरे में भागती हुई ट्रेन की एक रसगति में जाने कैसा उदास संगीत था। खिड़की से हटकर मैं फिर डब्बे के अंदर सीमित जीवन में डूब गई। मीनल ने मुझे देखा तो भावावेश में लिपट गई। फिर उसने पूछा, शोभन दा नहीं है? मैंने जो उत्तर दिया वह संभव था उसने सुना नहीं। शादी से भरे बुरे परिवार की भीड़ में उस समय मैंने उतने ध्यान से मीनल का चेहरा देखा नहीं था, किंतु अब सोच सकती हूँ कि औपचारिकता की उस परत के नीचे मीनल के चेहरे पर अवश्य कुछ विशेष रेखाएं उभरी होगी। एक नौकर को सामान उठा लेने का आदेश हुए मीनल बोली, मैं तो कल से इंतजार कर रही थी तुम्हारा, चलो देर से ही सही, आ तो गई। शोभन दा भी आ जाते। वह सारा दिन व्यस्तता में बीता। विवाह की रस्में निभाई जाती रही और गाने बजाने से लेकर हंसने खाने तक सारा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मीनल ने बिल्कुल एकांत कमरे में मेरे सोने का प्रबंध किया था। एकांत में आते ही बीतने वाले क्षणों की अवधि लंबी हो गई। बार बार उनकी बाहों का कसाब याद आ जाता। नीले कमरे में झांकती हुई रात रानी की टहनी आंखों के सामने तैर जाती। कब सोई यह पता नहीं। दूसरे दिन अभी नहाकर मैंने कपड़े बदले ही थे कि मीनल पुलक से भरी हुई अंदर आई। कुंतल, बोलो मेरे हाथ में क्या है? जाने कितने अनुमान लगाए लेकिन सब गलत। सच तो यह है कि यदि एक भी अनुमान में ठीक लगा सकी तो यह कथा किसी और ही रूप में लिखी जा गई होती। बहुत खिजाने के बाद मीतल ने मुझे जो दिया उसका अनुमान सच पे मैं नहीं लगा सकी थी, और यही कारण है कि उसे पाकर मुझे गहरा सुखद आश्चर्य हुआ था। वह शोभन का पत्र था। संभवतः उसी रात लिखा गया था जिस रात मैंने प्लेटफॉर्म पर लगातार दूर होता हुआ उनका रुमाल देखा था। मुझे लगा जैसे वह रुमाल ही उड़ता हुआ हाथों में आ गिरा हो। मीनल को उसी क्षण से किसी ने नीचे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सहज एकांत अनायास मिल गया। वह पत्र अभी ठीक उन्हीं तहों से कागजों से बीच मिला था। ऊपर की पतों पर रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था। कोने थोड़े से घिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही उस क्षण दिखते बन रहे थे। कुंतो, ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बंधे हुए पंछी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ कि इस बार जरा सा तुमने मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मन स्थिति में था उसमें मैं तुम्हारे बार बार दुखी करता, और मीनल, केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले एक महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थक कर चूर हो चुकी थी,
और मेरा ये अंतर्मथन भी है कि तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती, लेकिन तुम सामने थी ना, तो मेरी विहलता भी मानो मछली हुई थी। जे यूं ट्रेन चली मैं अकेला रह गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल अटक कर गिरते हुए पीले पत्ते की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस आया, एक प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिबिया के पति आए हैं। बिबिया का कुछ ऑपरेशन होने वाला था। दोस्तों, आज के वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ अगले भाग में, जहाँ हम इस शोभन के लिखे पत्र को पढ़ेंगे और आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।